तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे या काफ़ी दिन हो गए उसे अपलोड किए हुए, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के पास होता है और निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है ना। इसलिए हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर भी कहते हैं। क्यों चार्ज कैरियर कहते हैं इसे हम? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से मूव होता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज अपने साथ वो लेके जाता है। तो इसलिए हम लोग निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज कैरियर कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव करेगा तो अपने साथ इतने चार्ज भी वो साथ में लेके जाएगा, है ना। हमने ये भी जाना था कि पहले मान लो ये बॉडी न्यूट्रल थी, माने जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने इसके पास प्रोटॉन थे, और जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने इसके पास भी प्रोटॉन थे। लेकिन अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इस बॉडी से, तो यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम बोलते थे कि ये बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये हमारी निगेटिव चार्ज बॉडी होगी। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। अब देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक चार्ज अपने अतराफ क्या पैदा करता है, फील्ड पैदा करता है। अपने अतराफ क्या कहता है, फील्ड पैदा करता है। ये इस चार्ज की फील्ड है। इसकी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी फील्ड फैली होगी? तो इसका आंसर है इन्फिनिटी तक। इसकी फील्ड की जो इफेक्ट होगा कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। हाँ, इफेक्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कम होता जाएगा। देखिए हम डिस्टेंस का इसके फील्ड के साथ क्या रिलेशन है आगे, है ना। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो चार्ज, अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं तो अपने तरफ क्या होता है, फील्ड, और इस फील्ड की जो हद होती है, लिमिट होती है, वो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है ना। और एक और बात, अगर हम लोग ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी की भी जो लिमिट है वो भी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक ही है। ओके, हाँ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने तरफ क्या बना है, फील्ड बनाता है। तो इसकी जो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। देखिए रेडियली आउटवर्ड है, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। इनवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ से हमारी लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होती है। फर्स्ट लेक्चर में देखे थे हम लोगों ने, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर टर्मिनेट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर देखा जाए तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, और निगेटिव चार्ज के ऊपर देखा जाए तो डायरेक्शन कैसी है, रेडियली इनवर्ड है। ओके, अब और थोड़ा सा, अब देखिए, एक होता है टेस्ट चार्ज, या पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज जिसे हम डिनोट करेंगे +Q से, और एक होता है हमारा टेस्ट चार्ज और इसको डिनोट करेंगे हम छोटे q से। अब देखो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या फ़र्क है। सोर्स चार्ज जो है, जिसको हम लोगों ने कैपिटल Q से डिनोट करे है, सोर्स चार्ज ही हमेशा फील्ड बनाएगा। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने अतराफ क्या पैदा करता है, फील्ड बनाता है, अपने अतराफ फील्ड डेवलप करता है, वो कहलाता है हमारा सोर्स चार्ज। तो फिर टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने सराउंड में नियर अबाउट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो कहलाएगा हमारा टेस्ट चार्ज। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। सोर्स चार्ज ही हमेशा फील्ड डेवलप करेगा, टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होगी, जो होगी वो नियर अबाउट 0 होगी। ठीक, अच्छा अब देखिए, ये सोर्स चार्ज के ज़रिए बनाई गई फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब मैंने एक टेस्ट चार्ज को लिया और यहाँ पर रखा, इस पॉइंट पे रखा, तो इस पॉइंट पर ये जो सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा,
इस पॉइंट पर लेके गया तो अब ये फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इस पॉइंट पर लेके गया तो फोर्स की वैल्यू और कम हो जाएगी, और ये कहाँ तक रहेगी, और इसकी फोर्स कहाँ तक रहेगी, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक इसकी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी। समझ में आ गया आपको, कहाँ तक होगी इसकी फील्ड, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक। लेकिन जितने नज़दीक चार्ज होगा, जितने नज़दीक ये टेस्ट चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से अब हम ये पॉइंट ले लेते हैं, हमने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने रखा एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव Q। तो इस पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही कहलाएगी इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसको हम E से डिनोट करेंगे। इंटेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं अब हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पर ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज इस पॉइंट पर एक्सपीरियंस करेगा, वही कहलाएगी इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, है ना। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि ये पॉइंट अगर r डिस्टेंस पर है तो ये भी पॉइंट r डिस्टेंस पर ही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो r है ही नहीं, देखो है, अब वो कैसा r है देखो, अब देखो E इज इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा है F/Q, है ना। F कौन सा फोर्स है, ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बराबर होता है, KQ/r², और एक ये Q, ये फोर्स KQ/r², और ये Q यहाँ जैसा का वैसा, ये Q से ये Q कैंसल। तो E और R के बीच में अगर रिलेशन देखें हम, इस E और R के बीच में रिलेशन देखें तो ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ेगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, और अगर डिस्टेंस सेम है तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर E है तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी E, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसके हर एक पॉइंट को हम लोग अगर मिला दे तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ गया। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन का कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब हमको क्या करना है, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ये हमको अब इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमको समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, ये क्या होता है। तो अब देखो ये फ्लक्स फाई क्या होता है। अब देखिए, आपको पता है ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसने अपने अतराफ ये फील्ड बनाया है। फील्ड को हम किस तरह डिनोट करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स से, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स मिलकर क्या बनाती है, फील्ड बनाती है। ये एक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, ये एक लाइन ऑफ फोर्स होगी, ये एक लाइन ऑफ फोर्स होगी, ऐसी बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स एक चार्ज अपने तरफ पैदा करता है, और ये लाइंस ऑफ फोर्स मिलकर ही अपने तरफ क्या पैदा करती है, फील्ड बनाती है अपने तरफ, है ना। अब इस फील्ड में मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी को ला के रख देता हूँ। लेट से ये एक बॉडी है, इसको मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, है ना। अब मान लीजिए कि इस बॉडी का एरिया A है, समझ में, इस बॉडी का एरिया क्या है, A है।
तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, एक और ये दो, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस यूनिट एरिया ए से लिंक्ड है या इसमें से निकल रही है, वही कहलाएगा इस बॉडी का फ्लक्स। वही क्या कहलाएगा? इस बॉडी का फ्लक्स। देखो हम लोग लिख भी लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखो मैंने लिख लिया, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। अब देखिए इसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है? 2। तो हम बोलेंगे इस बॉडी का फ्लक्स कितना है? 2 है। दैट्स इट, इतना आसान है फ्लक्स। लेकिन कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखिए पहला है इसका, एक्चुअली 2 नहीं 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है इसका एरिया, ये बॉडी का एरिया ए। अब देखिए अगर बड़ा एरिया होता, अगर ये बड़ा एरिया होता तो इसमें से ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है। ये इस बॉडी का एरिया ए है तो इसमें से 2 पास हो रही, और ये जो बॉडी है इसका एरिया बड़ा है, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, और A2 यहाँ पर बड़ा है, A1 छोटा है, एरिया A2 का बड़ा है। तो इसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है? 4, है ना। तो एरिया बड़ा कर देंगे तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही काय पे डिपेंड करती है? एरिया। अब दूसरा देखिए, अब आपको मैंने बताया था इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी अलग है, इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी अलग है, इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी अलग है। अलग अलग इंटेंसिटी पर इस बॉडी को रखते हैं हम लोग, यहाँ पर रखते हैं हम लोग इस बॉडी को, यहाँ पर। अब इसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है इस इंटेंसिटी पर? 1 2 3। अब यही सेम बॉडी को यहाँ पर इस इंटेंसिटी पे रखते हैं, सेम बॉडी, मतलब इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए ही है। तो इस इंटेंसिटी पर इसमें से 3 लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, जबकि इस इंटेंसिटी पर यहाँ से सिर्फ एक ही लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। तो फ्लक्स एक काय पे डिपेंड करता है? एरिया, और एक काय पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी, दैट इज ई पर। एक और चीज़ है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और वो है कट एंगल, सॉरी एंगल पर। काय पर? एंगल पर। अब ये एंगल पे कैसा डिपेंड करता है इसे आप समझिए थोड़ा सा। अब देखिए ये बॉडी यहाँ पर ऐसी वर्टिकल पोजीशन में है, ऐसी वर्टिकल पोजीशन में, तो इसका फ्लक्स कितना है? 1 2 3 और 4। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, मतलब ये ऐसी बिल्कुल आड़ी कर देता हूँ, इसको ऐसी आड़ी कर देता हूँ, ऐसी। अब यहाँ रखता हूँ, अब यहाँ पर रख दिया, अब एक एंगल से मैंने इसको घुमा दिया। अब इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल गया, देखो अब इसमें से सिर्फ एक ही लाइन जा रही है। तो एक ही काय पे डिपेंड करता है? एंगल पर। कौन सा एंगल होता है? ये होता है कॉस थीटा का एंगल। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? एक होता है इंटेंसिटी पर, एक होता है एरिया पर, और एक होता है काय पर? एंगल, दैट इज कॉस थीटा पर, है ना। इसका प्रूफ भी है कि इसके बीच में कॉस थीटा कैसा आएगा, है ना। अब वो मैं प्रूफ वगैरह नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। तो फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी, एरिया और कॉस थीटा पर। अब यहाँ पर ये एंगल है, अब इस एंगल को समझिए आप, है ना। या फिर एंगल को समझने से पहले आपने वेक्टर अगर पढ़ा होगा, वेक्टर, तो आपने उसमें पढ़ा होगा 5, अगर 2 क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये डॉट हट के क्या लगता है? यहाँ पर कॉस थीटा लगता है। तो ये आसान तरीका इसका ये भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस कॉस थीटा को यहाँ प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। खैर मैं अभी उतना सब बताऊँगा नहीं, लेकिन आप इस तरह भी इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 2 क्वांटिटी के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो वहाँ पर कौन सा एंगल रहता है? कॉस थीटा का। तो फाई किसके बराबर हुआ? फिर से ई ए कॉस थीटा। अब ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है और ये किस किस के बीच में है, इसे समझिए। देखिए ये एक छोटा सा एरिया है, ये एक छोटा सा क्या है? एरिया है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर है यस। छोटा सा एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं
तो ध्यान में रखिए आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि छोटा सा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। छोटा सा एरिया क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये अगर एक छोटा सा एरिया है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे हम लोग। इसकी जो एरिया है इसकी जो डायरेक्शन लेंगे हमेशा कैसी लेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे हम, मतलब। और ये जो डायरेक्शन हम लोगों ने बनाया है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे एरिया वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर कहेंगे। समझ में आया? मतलब मान लो यहाँ पर हमने एक ये छोटी सी बॉडी रखी है जिसका एरिया कितना है? A। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन होगी ये ऐसी 90 की डायरेक्शन में होगी। कितनी की डायरेक्शन में होगी? 90 की डायरेक्शन में। देखो कितने का डायरेक्शन है? 90 का। और आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। इधर डायरेक्शन नहीं लेनी, आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है एरिया की। तो एरिया यहाँ पर ये एरिया वेक्टर और ये इंटेंसिटी का, लाइंस ऑफ फोर्स का वेक्टर, यहाँ पर इसने कितने का एंगल बनाया है? थीटे का। यही है ये कॉस थीटा। अगर मैं इसको यहाँ पर इस एरिया को ऐसा रख दूँ, ऐसा रख दूँ, ऐसा, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है यही। तो थीटा यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। याद रखिए ये सब बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, इसके बगैर आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ नहीं पाओगे। रटना पड़ेगा फिर, है ना। जनरली आपको रटना पसंद है, समझना पसंद नहीं। एनीवे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में का एंगल है ये, और यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू 0 है ना। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूँ क्या मैं? देखो ये मान लो यहाँ पर एक एरिया रखे हम लोगों ने, एरिया, तो इस इंटेंसिटी ने इस प्लेन के साथ यहाँ पर 90 का एंगल बनाया। ये नहीं लेना है। कौन सा लेना है? ये, इसका एक एरिया वेक्टर बनाएंगे हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में 90 का एंगल, ये 90 के एंगल से ये यहाँ पर एक एरिया वेक्टर बनाएंगे, और इंटेंसिटी और ये एरिया वेक्टर इसके बीच का एंगल लेना है, ये कॉस थीटा। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर से फाई किसके बराबर होता है? फाई बराबर होता है इंटेंसिटी के, एरिया के और एंगल के। और ये जो एंगल है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है। यहाँ पर कुछ थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, और कॉस 0 कितना होता है? 1। यानी कि फाई किसके बराबर हुआ? ई ए के। यहाँ पर इन दिस केस किसके बराबर हुआ? ई ए के बराबर हुआ। तो ये जितना भी हम लोगों ने पढ़े हैं ये है फाई की डिफिनेशन। ये क्या है? फाई की डिफिनेशन है। फाई की डिफिनेशन क्या कहती है कि फाई किसके बराबर होता है? ये कॉस थीटा के बराबर होता है। अब एक और ज़रूरी बात, आखिरी, यहाँ पर हम लोग ये फाई को ख़त्म कर देंगे। ये जो फाई है, ये फाई स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ना। जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर यूनिट। इसके बगैर फिजिक्स पढ़ना बोले तो फिजिक्स को रटना ही पड़ेगा। और इसका आंसर ये यहाँ पर है छुपा हुआ, डॉट प्रोडक्ट। एनीवे, तो टॉपिक पर आते हैं। तो फाई जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये फाई जो है, इस फाई के ज़रिए हम फील्ड की किसी पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम इस फाई का इस्तेमाल करेंगे आगे यूनिट में। समझ में? ये ई कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस फाई से। तो फाई किसके बराबर होता है? ये कॉस थीटा। और सेम डिस्टेंस पर ई की वैल्यू कैसी होती है? से आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। ये इतना हम लोगों ने पढ़े। अब देखो, अब पिक्चर में आता है गॉस। यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है। अब तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे वो सब बेसिक था। अब यहाँ से हमारा पिक्चर शुरू होता है, और वो शुरू होता है कैसे? गॉसेस लॉ से। गॉसेस लॉ का क्या कहना था? गॉस एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि एक क्लोज सरफेस लो। क्लोज सरफेस बोल तो एक फुटबॉल क्या होगा हमारा? क्लोज सरफेस। ये एक फुटबॉल कंसिडर कीजिए आप। हाँ, तो इस फुटबॉल का फ्लक्स कितना, इस फुटबॉल का फ्लक्स कितना? याद रखिए 3 डायमेंशन इमेज है। या आप इस, भले ही आपको ये सर्कल दिख रहा होगा,
लेकिन आप इसे अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, क्या एक फुटबॉल है। इसका फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में गॉस लॉ ने बता दिया था कि इसके अंदर जितने चार्ज होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, जितने चार्ज होंगे उतना इसका फ्लक्स होगा। लेट से क्या इसके पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है इसके अंदर, ये फुटबॉल के अंदर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा, क्यू ही होगा। और एक टर्म है, आगे बताता हूँ मैं। जैसा कि एक सिलेंडर ले लो जो चारों तरफ से बंद है, ये एक सिलेंडर है ना, जिसमें हमारे घर में गैस भरते हो, गैस सिलेंडर। इसका फ्लक्स निकालना है तो इसका फ्लक्स जितना इसके अंदर क्या होगे, चार्ज होगे, जितने चार्ज होगे उतना ही इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। ये गॉस का कहना था। और साथ में उसने जितना चार्ज होगा उतना फ्लक्स होगा, और साथ में उसने ये बोला था कि डिवाइडेड बाय परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर से गॉस लॉ का क्या कहना था कि किसी भी, याद रखिए गॉस लॉ वहाँ पर ही अप्लीकेबल होगा जब हमारी सरफेस कैसी होगी, चारों तरफ से बंद होगी, क्लोज होगी। क्लोज्ड सरफेस, या हमारी किताब में इसको इनक्लोज्ड का भी नाम होगा अलग अलग किताबों में, तो इनक्लोज्ड या क्लोज सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसी ही सरफेस पर गॉसेस लॉ अप्लीकेबल है, ओके। और गॉस लॉ का क्या कहना था कि एक बंद सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे उतना ही फ्लक्स होगा, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या परमिटिविटी ऑफ, यहाँ स्पेलिंग नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गई है, परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या है, अब चलो थोड़ा परमिटिविटी को समझते हैं, इसको समझते हैं। अब देखो, ये एक सोर्स चार्ज है, ये भी एक सोर्स चार्ज है, दोनों चार्ज है ना, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। दोनों एक दूसरे की फोर्स से एक दूसरे को धक्का देकर दूर खींचेंगे। वहाँ पर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ रिपल्सिव फोर्स है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, ये बराबर होती है K। मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है ना। अगर हम यहाँ K की वैल्यू डालें तो K की वैल्यू होती है Fe इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए जिस मीडियम में ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, जिस मीडियम में ये दो चार्ज रखे हुए हैं, वो मीडियम क्या करती है, वो मीडियम क्या करती है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करती है। समझ में आया? जिस मीडियम में हमारे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, लेट से वो पानी में रखा हुआ है, लेट से वो हवा में रखा हुआ है, लेट से वो वुड पे रखा हुआ है, तो ये सब क्या होगी, अलग अलग मीडियम होगी। तो जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे होंगे उनके बीच में जो इतनी फोर्स जनरेट होगी, इस फोर्स की इफ़ेक्ट को इसकी मीडियम क्या करती है, कम कर देती है। इस फोर्स के इफ़ेक्ट को इसकी मीडियम क्या कर देती है, कम कर देती है। ये मीडियम का जो इफ़ेक्ट को कम कर देने वाली खासियत है, इसको ही हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। इसे हम लोग इप्सी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। या आप एक आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ कि परमिटिविटी होती क्या है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये किसी ना किसी मीडियम में रखा हुआ है। तो मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज ने टोटल, और मान लेते हम लोग 15 लाइन्स ऑफ फोर्स बनाया है। यहाँ एक दूसरा चार्ज कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। तो इस चार्ज ने जो लाइन्स ऑफ फोर्स बनाया है, इसकी कितने लाइनें इस तक गई है, इसने कितनी बनाया था, मान लेते 15। तो 15 में से मान लेते इसे ऐसी कितनी लाइन्स है, कितनी लाइन्स गई, 15 ना। याद रखिए लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई है, लेकिन करती नहीं है कभी इंटरसेक्ट। तो 15 लाइन्स ऑफ फोर्स इसने यहाँ से यहाँ पर बनाया है। ये 15 की 15 यहाँ तक नहीं पहुँचती है।
15 में से 10 ही पहुंचती है, 5 जो है वो ये मीडियम खा जाती है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ एग्जाम्पल, 5 क्या कर देती है, मीडियम खा जाती है। इसी को ही कहते हैं हम लोग मीडियम की परमिटिविटी। अगर से ये ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कम लाइंस ऑफ, मतलब यहाँ पर 5 खाया, मान लो दूसरी मीडियम है उसने 10 खा लिया, तो कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जान देगा, सिर्फ 5, है ना। तो ये परमिटिविटी कम स्ट्रांग है, इसकी परमिटिविटी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसी तरह फ्री स्पेस की भी परमिटिविटी होती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, इप्सिलॉन नॉट से। अब मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, इसके ऊपर हमने 11th में पूरा का पूरा पढ़ चुके। एनीवे, तो आगे बढ़ते। तो परमिटिविटी समझ में आ गया आपको। तो गॉस लॉ ने क्या बताया था, अब लिख लेते हैं हम लोग। गॉस लॉ ने क्या बताया था, यहाँ पर लिख लिया मैंने। गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स दैट इज फाई आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, है ना, टोटल फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, यानी कितने लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से निकल रही है, इज इक्वल टू द चार्ज क्यू इन क्लोज, उसके बॉडी के अंदर कितने चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज है, उसके ऊपर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फ्री स्पेस, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। हमने यहाँ जो चार्ज रखा है ये फ्री स्पेस में रखा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ इप्सिलॉन नॉट लिया। समझ में आ गया आपको। ये फाई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट के, और ये हमको किसने बताया था, गॉस ने बताया था। चलो आज जो हम लोगों ने पढ़े उसके ऊपर एक हल्का सा फास्ट क्विक रिवीजन ले लेते। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अच्छा, इस पर से हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं, क्यू इंटू ई, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। पूरा का पूरा जो 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाया है वो ध्यान में रख लेते। मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, डिफिनेशन के मुताबिक ये कॉस थीटा के बराबर। फिर हम लोगों ने पढ़े कि गॉस के मुताबिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, जितने चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर हो गए डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। ये 3 लॉज हम लोगों ने ये 3 बातें आज हम लोगों ने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा सिलेबस हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ तक पूरा बेसिक ही था और इसमें कुछ नया नहीं था। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सिलेबस मतलब वैसे यूनिट बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा सा सेकंड पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल होता है। थोड़ा सा अगर आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे ना तो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर से भी ईजी लगेगा आपको। जनरली पेपर फर्स्ट के यूनिट बहुत बड़े बड़े हैं, सेकंड पेपर के यूनिट बहुत छोटे हैं। इसके न्यूमेरिकल भी आसान होते हैं और इसके एक्सप्रेशंस भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी बस आपको फील आ जाए, यही मेरा हमेशा मोटिव रहता है। चलिए।